नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका फिर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अनन्या एकेडमी में। दोस्तों, अब हम आज पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य। ये शिक्षा शास्त्र विषय से UGC नेट, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से हर साल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। ऐसा कोई साल नहीं रहा है जब इस टॉपिक से आता नहीं है। बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसका अध्ययन करिए। तो हम लोग शुरू करते हैं मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका संबंध मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य से है। और बच्चों, मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है। ठीक है, तो मनोशारीरिक प्राणी का मतलब होता है कि मन और शरीर का योग है। अगर भारतीय दर्शनों को देखें, पाश्चात्य दर्शनों को देखें, तो बहुत सारे ऐसे दार्शनिक होंगे जो इस बात का समर्थन करते हैं कि मनुष्य मन और शरीर का योग है। तो अगर मन और शरीर का योग है तो साफ है, स्पष्ट है कि मन और शरीर दोनों से मिलकर व्यक्ति का निर्माण होता है। अब जब मन और शरीर दोनों समान मात्रा में कार्य करते हैं तो आप देखते हैं कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितनी सारी सेवाएं हैं, कितनी सारी हॉस्पिटल्स हैं, कितनी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो उन सेवाओं का लाभ उठा करके हम लोग शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम क्यों अनदेखी करते हैं, जबकि शरीर का यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है? तो शरीर का एक महत्वपूर्ण पक्ष होने के कारण हम मानसिक स्वास्थ्य की अवहेलना नहीं कर सकते। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान में मानसिक स्वास्थ्य एवं आरोग्यता की बात किया है और आज हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते अध्ययन करेंगे कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य है क्या। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य जैसा कि एक मनोवैज्ञानिक थे लेडेल, ठीक है, इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए बताया कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ पर्याप्त समायोजन स्थापित करना ही मानसिक स्वास्थ्य है। लेडेल ने क्या कहा कि वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ समायोजन, ठीक है, ही मानसिक स्वास्थ्य है। ठीक है, इन्होंने 2 बात कही लेडेल ने, एक वास्तविकता के धरातल पर, ठीक है, और दूसरा चीज़ होता है कि वातावरण से पर्याप्त समायोजन स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करने की जो योग्यता होती है वो क्या होती है? मानसिक स्वास्थ्य होती है। अगर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति वास्तविकता के धरातल पर ना तो कार्य कर पाता है और ना ही वह अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है। तो बच्चों, स्पष्ट है इस परिभाषा से कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक दूसरी परिभाषा कुप्पुस्वामी की। ये परिभाषा है आपके कुप्पुस्वामी। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं, आदर्शों में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा जीवन की वास्तविकता में अपने आप को स्थापित करने और जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करने की जो योग्यता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी मानसिक स्वास्थ्य वो चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में समायोजन स्थापित करते हैं, वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, वही आपका क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य होता है। तो जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है वह व्यक्ति इन चीज़ों को या वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सफल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब अगर हम ऐसे संक्षेप में देखें या संक्षिप्त रूप में चाहें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तो हम लोग बात कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण को में स्वयं को समायोजित करने या सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब बात स्पष्ट हो जाती है कि मानसिक स्वास्थ्य आखिर क्या है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक या जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन स्थापित करता है, अपने को परिस्थितियों के अनुकूल बनाता है। ठीक है,
तो अब हम लोग इस बात से परिचित हो गए कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है। और मानसिक स्वास्थ्य को और ही गहराई से समझने के लिए हम लोग मानसिक स्वास्थ्य की कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। जब हम मानसिक स्वास्थ्य की कुछ विशेषताओं पर नज़र डालेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य का जो संप्रत्यय है वो और भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य है क्या। तो अब हम देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य की कुछ विशेषताएं, जिसे मैंने पहले से ही लिख रखा है आपके सामने। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सारे बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न कई बार रिपीट किया गया है, हो सकता है इस बार आ जाए कि निम्न में से कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता। एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो पहली विशेषता है नियमित जीवन। ठीक है दोस्तों, नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ। नियमित जीवन का से तात्पर्य होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन अस्त व्यस्त ना हो, समय पे उठना, खाना पीना, सोना, जागना, काम करना, हर चीज़ का एक उसके पास निश्चित टाइम टेबल होता है और हर चीज़ सही चीज़ों को सही समय पर करता है। और जिनका मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही होता है वो क्या करें क्या न करें, किम कर्तव्य मूढ़ रहते हैं, उनका कोई भी काम समय से नहीं होता है और वे अपने आप को काफ़ी अस्त व्यस्त पाते हैं। तो देखा कि ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनका जीवन क्या होता है, नियमित होता है। तो उनके जीवन में नियम होते हैं, कानून होते हैं, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। वो अपने जीवन की जो टाइम टेबल होती है, जो दिनचर्या होती है, बिल्कुल नियमित होती है। ठीक है, वे उन नियमों का पालन करते हैं, स्वास्थ्य के नियमों का, समाज के नियमों का, तमाम प्रकार की जो बातें हैं उनका नियमित रूप से होता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता वो उनका जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त होता है, यानी उनका जीवन अनियमित होता है। और जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उनका जीवन नियमित होता है। ठीक, अब बात करते हैं सामंजस्य की योग्यता। ठीक है, सामंजस्य की योग्यता का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके मानसिक स्वास्थ्य जितना अधिक अच्छा है उसमें सामंजस्य की योग्यता उतना अधिक होगी। वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों का या तो वो हल निकाल लेता है या तो उन परिस्थितियों के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। वह परिस्थितियां चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति उनसे खुद को समायोजित कर लेता है। चाहे पारिवारिक परिस्थितियां हों, चाहे कार्यस्थल कर की हों, चाहे शैक्षिक जीवन की हों, विद्यालयी परिवेश की कोई समस्या हो, वह उन सभी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता काफ़ी अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के साथ अंतःक्रिया करके अच्छे संबंधों का भी निर्माण कर लेते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य काफ़ी मानव जीवन के में महत्व रखता है। अब होता है संवेगात्मक परिपक्वता। तो दोस्तों संवेगात्मक परिपक्वता का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनका संवेगात्मक रूप से वो परिपक्व होते हैं, यानी वो संवेगों में उनके अस्थिरता नहीं पाई जाती, संवेगों में उनके अस्थायित्व पाया जाता है। जैसे जरा जरा सी बात पर नाराज़ होना, जरा जरा सी बात पर ठहाके लगा के हंसना, जरा जरा सी बात पर आक्रामक हो जाना, ये सारी बातें मनुष्य के संवेगात्मक अस्थिरता को दिखाते हैं। जो व्यक्ति संवेगात्मक अस्थिर होते हैं, संवेगात्मक स्थिरता जिनमें नहीं होती है, ऐसे लोग जरा जरा सी बात पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, संबंधों को खराब कर देते हैं, अपना भी नुकसान उठाते हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य मानव जीवन में बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का जितना ही अच्छा होता है उसका जो संवेग होते हैं वो उतने ही अस्थायी होते हैं और उतने ही परिपक्व होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास का मतलब दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति का तभी अच्छा है जब वह मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यही होता है कि व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है बस उसी में वो विश्वास करता है कि हाँ मैं इस कार्य को अच्छी प्रकार से कर लूँगा। ठीक है,
तो आत्मविश्वास व्यक्ति के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रदर्शित करता है। लेकिन व्यक्ति अत्यधिक उच्च आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है तो यह उसके एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कारक नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए आत्मविश्वास भी मानसिक स्वास्थ्य का एक अच्छा लक्षण है। जिन व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है उनका आत्मविश्वास उतना ही उत्तम होता है। ठीक है, अब अगली विशेषता है मानसिक स्वास्थ्य की कि आत्ममूल्यांकन की क्षमता। दोस्तों ये बहुत ही कठिन कार्य है। आप 5वें नंबर पर देख रहे हैं आत्ममूल्यांकन की क्षमता। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि दुनिया में सबसे कठिन कार्य होता है वो स्वमूल्यांकन या आत्ममूल्यांकन करना होता है दोस्तों। दूसरों का मूल्यांकन तो कोई भी रास्ता चलते ही कर देता है कि अरे ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है, ये आदमी अच्छा है, बुरा है, मेहनती है, आलसी है, चोर है, या किसी भी तरह का हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं। दूसरे का एवेल्यूएशन हम बड़ी आसानी से कर देते हैं। लेकिन जब बात स्वयं के मूल्यांकन करने की आती है तो व्यक्ति उच्च रूप से मानसिक स्वास्थ्य वाला होता है, तभी वह अपना मूल्यांकन अच्छे से कर सकता है। स्वमूल्यांकन में दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को, अपनी गलतियों को, अपनी विशेषताओं को अच्छी प्रकार से या भली प्रकार से पहचान करता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो अपना आत्म मूल्यांकन बहुत गिरा के करता है, निगेटिविटी में करता है, नकारात्मक रूप से करता है, या तो अपना आत्म या मूल्यांकन या स्वमूल्यांकन वो अपना बहुत चढ़ा बढ़ा के करता है। ठीक है, अगर बहुत चढ़ा बढ़ा के कर रहा है तो भी एक अच्छे स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। अगर बहुत गिरा के कर रहा है, नकारात्मक रूप से अपना आत्ममूल्यांकन कर रहा है तो वो भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों जब मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होता है तब वह वास्तविक रूप से अपना मूल्यांकन कर पाता है कि उसमें क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या गुण हैं, उनमें क्या दोष हैं, कहाँ पे उसकी गलती थी, कहाँ पे उसकी गलती नहीं थी। वह अपनी गलतियों को भी स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती हैं। अक्सर होता है कि व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते हैं, सामने वाले की गलतियों को निकालते हैं, तो यह उनके मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक नहीं है। जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम कोटि का होगा तो वो तुरंत अपना आत्ममूल्यांकन कर लेगा कि यहाँ पर मैं गलत हूँ, यहाँ पर आगे वाला सही है, या यहाँ पे आगे वाला गलत है, मैं सही हूँ। अपनी विशेषताओं, अपने गुणों, अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, अपने जीवन की मजबूती, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी हैं जो स्ट्रांग पॉइंट हैं, उन सारी बातों को वो तब समझ पाएगा जब उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो या उत्तम कोटि का हो। अब बात होती है सहनशीलता और संतुलन की। तो दोस्तों सहनशीलता और संतुलन भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का परिचायक है। सहनशीलता का मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो काफ़ी सहनशील होते हैं, वो धैर्यशाली होते हैं, बातों को सुनने की क्षमता होती है उनके अंतर्गत, और वो दूसरों के साथ सहिष्णुता से पेश आते हैं और परिस्थितियों और वातावरण के साथ संतुलन स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2-3 दोस्त हैं, कहीं बातें कर रहे हैं, हाथ टॉक कर रहे हैं, अगला दोस्त जब पहुंचता है तो वो भी उसी में लग जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। आप वहाँ पर ना तो सहनशीलता दिखा पाए, ना तो आपने वातावरण पर संतुलन स्थापित किया। आप वहाँ पर जिस तरह का वातावरण था उसी प्रकार का वातावरण में आप लिप्त हो गए, तो ये एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कारक नहीं है। ऐसे परिवार में भी देखा जाता है, पड़ोस में देखा जाता है, या तमाम जगहों पर लोग जिस प्रकार का वातावरण पाते हैं उसी प्रकार का रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं, ना कि वे वातावरण पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति सहनशील हो और अपने वातावरण में संतुलन स्थापित करे, परिस्थितियों के साथ संतुलित हो जाए। फिर है संतोषजनक सामाजिक समायोजन। यह भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह समाज में अपने आप को अच्छी तरीके से समायोजित करता है, समाज के नियमों के अनुसार चलता है, समाज की परिस्थितियों के अनुसार चलता है, तो उसका समाज में अच्छा समायोजन हो जाता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता वह तो या तो समाज से अलग रहता है, समाज से विलग हो जाता है, या फिर क्या होता है कि समाज में अशांति फैलाता है।
तो वह समाज में संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। इसलिए कहा जाता है कि एक उत्तम कोटि के मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति समाज में संतोषजनक सामाजिक समायोजन स्थापित करने में सफल हो जाता है। अगली बात आती है दोस्तों कार्य क्षमता तथा कार्य में संतोष। दो बातें इसमें हैं, एक तो आपकी है कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटी, और कार्य में संतोष, ये दूसरी बात है, ठीक है ना। कार्य क्षमता और कार्य में संतोष। कार्य क्षमता का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह अपने कार्य करने की उसकी जो कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है, और ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, वो अस्त व्यस्त रहेगा, वो अपने कार्य पर फोकस नहीं कर पाएगा। जब कार्य पर फोकस नहीं कर पाएगा तो उसका मन लगेगा नहीं और कार्य की जो गति है वो प्रभावित हो जाएगी, वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता उसका कार्य में, ठीक है। और जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वो फोकस्ड होकर के कार्य को करते हैं, तो उनकी जो कार्य कुशलता और कार्य क्षमता होती है वो अधिक होती है। अगला चीज़ होता है कार्य में संतोष। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में अपने संतुष्ट रहते हैं, वो किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करते। किंतु ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, ऐसे लोग अपने कार्यों के प्रति हमेशा लोगों से अपनी नौकरी के प्रति शिकायत करते हैं, अरे ये अच्छी नौकरी नहीं है, इसमें बड़ी परेशानी है, अरे इसमें बड़ा काम लगता है। जो भी कार्य करेगा उसमें उसको समस्या आएगी, खेती बाड़ी रोजगार बिजनेस जो भी वो करता है हर जगह वो असंतुष्ट ही नजर आएगा, उसकी कमियां को वो गिनाएगा। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो प्रत्येक कार्य को एंजॉय करते हैं, चाहे वो कृषि कार्य में हो, चाहे वो रोजगार में लगे हों, या कोई बड़े बिजनेस हो, छोटे बिजनेस हो, कुटीर उद्योग हो, या किसी भी नौकरी में हो, उस नौकरी में कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह खूब अपने पूरे मनोयोग से वो कार्य भी करेगा और अपने कार्य को एंजॉय भी करेगा, ठीक है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता तो वह अपने कार्य का एंजॉय नहीं कर पाता, और फलस्वरूप वह हमेशा अपने लोगों से जब भी मिलता है तो कार्य के प्रति असंतुष्ट ही जाहिर करता है। लेकिन जब मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो वह कार्य भी तेजी से करता है और जो भी कार्य करता है उसमें वो संतुष्ट रहता है कि हाँ ये एक अच्छा प्रोफेशन है, एक अच्छा कार्य है। अब बात करते हैं निर्णय लेने की योग्यता, डिसीजन मेकिंग। दोस्तों डिसीजन मेकिंग मानव बुद्धि का या मनुष्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक कार्य है कि किस परिस्थिति में हम क्या करें क्या न करें, क्या कहूँ क्या न कहूँ, किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान करूं, समस्या समाधान का कौन सा विकल्प हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा, ये सारी बातें डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वो उसमें निर्णय लेने की क्षमता ठीक होगी और वह उचित निर्णय लेगा। जब मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता तब उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, वह किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, यानी वह क्या करे क्या न करे, किस विकल्प का चयन कर ले, ये सारी बातें वो समझ नहीं पाता। फलस्वरूप वो गलत निर्णय ले लेता है या अक्सर वह दूसरों से पूछता फिरता है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, वो दूसरों से पूछकर कार्य करता है। जबकि दोस्तों कार्य आपका है, समस्या आपकी है, तो उसका समाधान भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा। तो ये एक मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वो डिसीजन मेकिंग उनका अच्छा होता है, वो अपनी समस्याओं और परिस्थितियों के संदर्भ में स्वयं निर्णय ले लेते हैं। अब बात आती है वास्तविकता की स्वीकृति। दोस्तों ये एक सामान्य बात है, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे देखते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन की क्या स्थिति है क्या परिस्थिति है वो खुद नहीं समझ पाते। ऐसा देखा जाता है जैसे कोई व्यक्ति दूसरों की कमियां गिनाता है कि अरे उसमें तो ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। वो दूसरों को तो कहता है लेकिन वो खुद नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जब उसे वास्तविकता की स्वीकृत हो जाए कि हाँ मैं स्वयं भी गलत हूँ, मेरे अंदर भी कमियां हैं, तब वो दूसरों की कमियों को निकालना बंद कर लेगा। बहुत से ऐसे दैनिक जीवन में आपके संगी साथी मिल जाएंगे जो दूसरों की आर्थिक स्थिति का मजाक उड़ाते हुए आएंगे, लेकिन वो खुद की जब निगाह दौड़ाएं कि वो अपने वास्तविक जीवन में कितने आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तब उनको समझ में आया कि मैं जिसका मजाक उड़ा रहा हूँ वो तो मुझसे भी अच्छा है। तो ये सारी बातें उसके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करती हैं कि जब मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा रहेगा तो
परिस्थितियों की, जीवन की वास्तविकताओं को वो स्वीकार कर पाएगा। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, संतोषजनक नहीं है, तो वो जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब इन सारी विशेषताओं को देखते हुए अब हम कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करते हैं कि जैसे मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता। दोस्तों ये इसको इरेज कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे कि एक मनुष्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों इसकी सबसे पहली है कि मानसिक स्वास्थ्य इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी वह अपने जीवन की मूलभूत और मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकता है। अगर मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी वो पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे देखा होगा कि मेंटली रिटायर्ड पर्सन कैसे घूमते हैं, फटे कपड़ों में इधर उधर घूमते रहते हैं, ना उनका कभी नहाना खाना ये सब सोना ऐसा कुछ भी रेगुलर नहीं है। वो दूसरों पर निर्भर होते हैं कि लोग उन्हें खिला दें पिला दें, नहीं तो ऐसे ही किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन की बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भोजन है, कपड़ा है, नींद है। ठीक है, ये जब नहीं लेंगे तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होता जाएगा। तो ये सबसे ज़रूरी होता है। मानसिक स्वास्थ्य की जो पहली आवश्यकता वो यही है कि अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी अपने जीवन की बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएगा। दूसरा इसकी आवश्यकता ये है कि जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तभी अपने मानसिक संवेगों, प्रवृत्तियों, मूल प्रवृत्तियों आदि पर नियंत्रण एवं संतुलन स्थापित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आज के तनाव भरे माहौल में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप उन परिस्थितियों से परेशान हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपकी सफलता की ज़रूरी है कि आप अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीखिए। आप जल्दी जल्दी नाराज़ होना ना करिए, जल्दी आक्रामक ना होइए। आप अपने मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करिए। जब आप अपने मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे तभी आप समाज में समायोजन कर पाएंगे। अगर आपकी मूल प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जिसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा है या वहाँ का वातावरण या माहौल वहाँ का स्वीकार नहीं कर रहा है तो भी आप समाज में निंदा के पात्र होंगे। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तो अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करेगा, अपने संवेगों पर नियंत्रण रहेगा तथा उसमें संतुलन की योग्यता रहेगी। समाज में, परिवार में, कार्यस्थल पर, विद्यालय में, हर जगह वह रहेगा तो अपने व्यवहारों को संतुलित रखेगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। अगली आवश्यकता ये होता है कि मनुष्य को सामाजिक बनना होता है। उसे समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है, रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, सामाजिक व्यवहार के अनुकूल, आदर्शों के अनुकूल, नैतिकता के अनुकूल अपने व्यवहार करना पड़ता है, उसी प्रकार से आचरण करना पड़ता है। तो दोस्तों जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होता तो वह परिवार में, समाज में आदि स्थलों पर वह खुद को समायोजित नहीं कर पाता, संतुलन नहीं स्थापित कर पाता, रीति रिवाजों को नहीं मानता, परंपराओं को वो अवहेलना करता है तो समाज में उसकी निंदा होती है कि समाज कहता है कि हाँ ये असामाजिक व्यक्ति है, समाज में स्वीकृत नियमों, आदर्शों, मूल्यों का पालन नहीं कर रहा है। तो समाज उसका बहिष्कार कर देता है, परिवार भी बहिष्कार कर देता है। तो इसलिए दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा तभी वह इन सामाजिक नियमों का पालन करेगा। अगला पॉइंट ये होता है कि क्यों मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है, तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके और संतुलित रूप से उसका विकास हो सके, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक होता है। जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा
तो वह वो अपना संतुलित विकास करेगा और सर्वांगीण विकास करेगा। जब मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं होगा तो ना तो वो संतुलित विकास कर सकता है, ना तो सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप की ओर कि मानसिक स्वास्थ्य को ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। हमने यहाँ लिखा है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उनको हम कई तरीके से क्लासिफिकेशन किए हुए हैं। जैसे पहला फैक्टर है आपका हेरिडिटी, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का प्रभाव। दोस्तों देखिए, वंशानुक्रम क्या होता है कि व्यक्ति को अपने पूर्वजों से जो गुण वंशानुक्रम के रूप में प्राप्त होते हैं, जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं, वो आगे लेकर के बढ़ता है। तो प्रायः देखा गया है कि ऐसे बालक जिनके माता पिता मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनके बच्चे भी मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पर। यानी इसमें जितने सारे फैक्टर हैं, जरूरी नहीं कि कोई सारे फैक्टर या कोई एक विशेष फैक्टर हर आदमी के लिए उत्तरदायित्व हो। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के जो फैक्टर होते हैं ये प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमने उन सारे फैक्टर्स को चूज़ किया है कि जो मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो किसी अन्य व्यक्ति को या किसी प्रकार के व्यक्ति को कोई दूसरा मानसिक कारक प्रभावित कर सकता है, तो यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो वंशानुक्रम, जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम अपने पूर्वजों, माता पिता या माता पक्ष या पिता पक्ष से जो गुण विशेषताएं प्राप्त करते हैं हमें वंशानुक्रम के रूप में मिलता है, जन्मजात मिलता है, उन्हें वंशानुक्रम के गुण कहते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य को भी ये प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? कि जैसे हमारा वंशानुक्रम जैसा हो वैसा हमारा मानसिक स्वास्थ्य होगा। वंशानुक्रम जैसा हो का मतलब कि अगर हमारे माता पिता मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो बच्चे भी मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। अगर माता पिता में मानसिक अस्वस्थता है तो उनके बच्चों में भी मानसिक अस्वस्थता होने की संभावनाएं रहती हैं। शारीरिक स्वास्थ्य अगला कारक है आपका, ये था वंशानुक्रम। अब दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। तो ये दोस्तों बहुत ही कॉमन बात है, एक ऐसी बात है कि जो आप अपने दैनिक जीवन में, आप अपने व्यवहारिक जीवन में इसे देख सकते हैं। देखिए, जो व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य हमारा मानसिक स्वास्थ्य, जबकि मैंने पहले बताया कि मनुष्य एक मनोशारीरिक प्राणी है, यानी मन और शरीर से युक्त प्राणी है। जब मन और शरीर बराबर मात्रा में कार्य करते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे जो शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, आशा की जाती है कि वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ होगा। जैसे देखते हैं कि व्यक्ति जब कमज़ोर होता है या किसी प्रकार की उसमें शारीरिक विकृति होती है, अपंगता होती है, या फिर कमज़ोर होता है या किसी अंग उसका काम नहीं कर रहा है, तो उसमें रिजिडनेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, प्रतिशोध की भावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, देखते हैं कि वह व्यक्ति काफ़ी प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रहता है। जब व्यक्ति का शारीरिक, आप स्वयं अपने जीवन में कभी न कभी बीमार हुए होंगे तो ज़रूर आपको कमजोरी आई होगी और आप महसूस किए होंगे कि इस कमजोरी की स्थिति में आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। बात बात पे आपको गुस्सा आएगा, आप लोगों की हरकतों को देख करके आप चिढ़ेंगे। ये सारी इसीलिए होती हैं क्योंकि आपका बॉडी वीक हो गया है। तो हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल कॉमन सी और व्यवहारिक बात है। अगली बात दोस्तों आता है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष का मतलब ये होता है कि शरीर में किसी प्रकार का दोष पाया जाना, जैसे किसी अंग का विकृत होना, टेढ़ा मेढ़ा होना, विकलांगता होना, किसी भी प्रकार की विकलांगता होना शरीर में, आँख में, पैर से, सुनने, देखने या किसी प्रकार की क्षमता में। जब कोई शारीरिक दोष व्यक्ति में आ जाता है तब वो क्या करते हैं कि उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ जाता है कि वो अपनी उस शारीरिक दोष को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, काफ़ी तनाव में आ जाते हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो फलस्वरूप उनका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। तो दोस्तों शारीरिक जो दोष होता है यह भी व्यक्ति को एक खराब मानसिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। इसलिए व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कोई शारीरिक दोष ना हो। फिर होता है पारिवारिक कारक। दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ये पारिवारिक कारक कैसे,
इसको हम कई पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। परिवार, चूँकि मनुष्य का जन्म परिवार में होता है, उसके शरीर के विकास की नींव परिवार में पड़ती है, सामाजिक विकास की नींव, शैक्षिक विकास की नींव, व्यावसायिक विकास, जितने भी तरह के विकास होता है, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रभाव उसके परिवार से ना होता हो। तो बालक का जन्म ही परिवार में होता है, पलता है, बढ़ता है, रहता है, खेलता है, कूदता, खाता, शिक्षा, संस्कार, नैतिकता, दया, सहानुभूति, ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो बच्चा परिवार में ही रह करके सीखता है। इसलिए परिवार उसके मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ही प्रभावित करता है दोस्तों। इसीलिए परिवार में जो बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कई बातें हैं जो प्रभावित करती हैं, तो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज किया है। जैसे परिवार का वातावरण, ये भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अगर परिवार का वातावरण अच्छा है, परिवार के लोग एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं, एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर इसकी विपरीत देखें कि परिवार में कलह है, उसमें फूट है और आपसी संघर्ष है, चोरी है, तनाव है, असहयोग है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो मानसिक तनाव होता है वो बढ़ता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसे बच्चे जो इस प्रकार के परिवेश में पलेंगे बढ़ेंगे, उनका भी मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए, एक उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये ज़रूरी है कि परिवार का जो वातावरण हो वो हमेशा अच्छा रखा जाए। यह शोधों से भी स्पष्ट हो चुका है। आप चाहे तो स्वयं के व्यवहारिक जीवन में दृष्टिपात करके देख लीजिए कि ऐसे परिवार जहाँ पर खुशियाँ हैं, प्रेम है, सहयोग है, वहाँ के बच्चे जब बाहर निकलते हैं, शैक्षिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो विद्यालय में, कक्षा में, खेल क्रीड़ा समूह में, खेल के मैदान में, हर जगह उनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल सहयोगात्मक होता है। वो फिर प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहते हैं। लेकिन जिनके परिवार का वातावरण अच्छा नहीं होता, उनके बच्चे लड़ाई झगड़ा, मार पीट, बेईमानी करते हैं खेल में और अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। अगला है पारिवारिक कारक में ही है परिवार की निर्धनता। दोस्तों, निर्धनता प्राचीन काल से लेकर अगर वर्तमान में देखा तो ऐसा हमारा कोई पक्ष नहीं जिसको प्रभावित नहीं करता। अगर मानसिक स्वास्थ्य क्या, शारीरिक स्वास्थ्य भी तो निर्धनता प्रभावित करती है। निर्धनता एक ऐसा फैक्टर है जो व्यक्ति के बहुत सारे जीवन के पहलुओं को प्रभावित करती है। हम लोग तो सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। निर्धनता तो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करता है, उसके शारीरिक विकास को भी प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे, परिवार जो निर्धन है, उनके बच्चों को पर्याप्त मात्रा में डाइट नहीं मिल पाती, विटामिन्स, प्रोटीन्स जो एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं हो पाती, वो शारीरिक कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अब भारत तो कुपोषण के मामले में काफ़ी आगे है। यहाँ पे ज़्यादातर परिवार में बच्चों को कुपोषित हो रहे हैं, कुपोषण की वजह से उनकी मृत्यु हो, उसका कारण तो गरीबी है। खैर, हम लोग के अध्ययन का टॉपिक ये है कि ये गरीबी कैसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस पे कई ऐसे शोध हो चुके हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो आर्थिक कारण होता है परिवार का, जब परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। अगर ये पारिवारिक स्थिति सही नहीं है तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी वो पूरी नहीं होंगी, फलस्वरूप वो चोरी करने लगेंगे, या ऐसे लोग जिनकी जो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको देखकर उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन या बदले की भावना बहुत से आती है। बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रयोग हैं, कक्षा में शिक्षा की स्थिति में किया गया तो देखा गया कि ऐसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और आर्थिक स्थिति से मजबूत बच्चों से वो नफरत करने लगते हैं। देखते हैं कि हमारी तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है और इनको सारे संसाधन, सारे सुख सुविधाएं मौजूद हैं, फलस्वरूप अमीर गरीब की जो खाई होती है वो बढ़ती जाती है। ऐसे बच्चों में ईर्ष्या, द्वेष का जन्म हो जाता है और वो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। अब आता है कठोर अनुशासन। देखिए दोस्तों, अनुशासन आवश्यक होता है हमारे जीवन में। जिस प्रकार से आप बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, उसी प्रकार से अनुशासन के बिना जीवन चलना भी बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन अनुशासन कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, अनुशासन में कठोरता का क्या स्तर होना चाहिए, ये बहुत ही उपयोगी बातें होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि परिवार का वातावरण
अच्छा रहे और अनुशासन ज़्यादा कठोर ना हो। जब परिवार में अनुशासन बहुत कठोर होता है तो बच्चे अपने मन की बात, अपनी समस्याओं को, अपनी दुविधाओं को अपने गार्जियन से शेयर नहीं कर पाते हैं कि वो मेरी बातें नहीं सुनेंगे। फलस्वरूप वो आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, निराश रहने लगते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। फिर होता है माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगर माता पिता बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे, किसी को ज़्यादा वेटेज देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो इससे क्या होता है कि बच्चों में असंतुष्टि होती है, ईर्ष्या होता है, वो आक्रामक हो जाते हैं, वो जिससे ज़्यादा वेटेज दिया उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो प्रभावित हो जाता है। फिर होता है अत्यधिक लाड प्यार। अत्यधिक लाड प्यार से भी बच्चे बिगड़ते हैं। वो अत्यधिक सुरक्षित, ज़्यादा सुरक्षा उनको देना, बच्चों का हर काम स्वयं कर देना, ये उनको उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आजकल ये समस्याएं अक्सर आ रही हैं कि लोग बच्चों को इतना ज़्यादा कि कहीं जाने नहीं देते, उनको कहीं बाहर नहीं भेजते, बाहर खेलने भी नहीं देते, जो भी होता है सब उनका काम वो स्वयं करके दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में मेहनत करने की आदत नहीं हो पाती, परिस्थितियों से, वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते, परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। ये बचपन क्या होता है, परिवार में हमें हर चीज़ का प्रशिक्षण मिलता है। अब जैसे बच्चों को होमवर्क मिल गया, अब होमवर्क उसका काफ़ी ज़्यादा है, कई टीचर ने एक साथ दे दिया, तो अब उसको समस्या आ गई, बच्चा प्रेशर में आ गया कि अब मैं कैसे होमवर्क करूं। गार्जियन उनका होमवर्क कर देता है, वो समस्या से निकल गए। तो ऐसे उनको आदत हो गई कि कोई दूसरा आएगा। जब ऐसे ऐसे बच्चा बड़ा हो जाएगा तो जब उसके जीवन में समस्या आएगा तो वो ये आशा करेगा कि कोई आए और मेरी समस्या का समाधान कर दे। लेकिन अगर बच्चे की गलत तरीके से मदद ना की गई होती, वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं किया होता, तो फिर वो जीवन में उसको प्रशिक्षण मिल जाता। जब उसको समस्याएं आती तो उन समस्याओं से वो निपट लेता। और है माता पिता के उच्च आदर्श। जो माता पिता उच्च आदर्शों वाले होते हैं, उनके बच्चे भी उच्च आदर्शों वाले होते हैं। जब माता पिता का कोई आदर्श नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, तो इसका प्रभाव बच्चों में भी पड़ता है। तो देखा है कि परिवार के बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, अब हम अगले 5वें कारक के देखेंगे, मनोवैज्ञानिक कारक। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने की। जो मानसिक रूप से जितने मजबूत होते हैं वो उनका मानसिक स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है, उनका समायोजन भी उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, और समाज संबंधी कारक, हमारा समाज भी हमारे विभिन्न मानसिक पक्षों को प्रभावित करता है। जिस समाज में शांति है उस समाज के बच्चों का मानसिक विकास किसी दूसरे तरीके से होगा। किसी समाज में अशांति है, संघर्ष है, लड़ाई है, बेईमानी है और अस्थिरता है, युद्ध की संभावनाएं, युद्ध की परिस्थितियां जहां बनी होती हैं, निरंतर युद्ध होते रहते हैं, समाज में अशांति होती है, वहां पर बच्चों के मानसिक विकास पर उन चीज़ों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर आता है विद्यालय संबंधी कारक। दोस्तों, विद्यालय परिवार के बाद दूसरा एक ऐसा स्थान है जहां पर बालक अपना अत्यधिक समय व्यतीत करता है। परिवार में तो अपना समय व्यतीत ही करता है, परिवार के बाद अगर दूसरा कोई स्थान है तो वो विद्यालय है, जहां पर व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल बिताता है। तो जब इतना अधिक महत्वपूर्ण पल या अधिक समय वो विद्यालय में बिताएगा तो विद्यालय की ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। और अगर देखा जाए तो मानसिक और मनोशारीरिक प्राणी है, तो विद्यालय में तो बच्चा अपने मन और शरीर का विकास ही करने के लिए आता है। लेकिन विद्यालय में कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिससे बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, कभी कभी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम लोग विद्यालय संबंधी उन कारकों को एक एक करके देखते हैं कि कैसे वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे ये आता है कि विद्यालय का वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा है, ठीक है, वातावरण में क्या है, सामाजिक वातावरण और भौतिक वातावरण। यानी भौतिक वातावरण में क्या है कि विद्यालय में भौतिक संसाधन, बच्चे के पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये सारी चीज़ें, फैन, बिजली की व्यवस्था, ये सब अच्छी है तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। और सामाजिक वातावरण की अगर हम बात करते हैं विद्यालय की, तो सामाजिक वातावरण में अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, वहाँ कोई बेईमानी ना हो, वहाँ पर किसी हर बालक को अपने आप को इम्प्रूव करने का समान मौका मिलता हो, हर खेल में, शिक्षा में, किसी भी प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अगर सभी बच्चों को बराबर महत्व मिलता है अपने आप का विकास करने का, अपने आप को इन्हेंस करने का, तो जाहिर सी बात है
कि उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। लेकिन जब ये चीज़ें उसको समान किसी विशेष व्यक्ति को महत्व दिया जाएगा, उसको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर अगला बात आता है कि दोषपूर्ण वातावरण। कहीं कहीं क्या वातावरण क्या होता है, बहुत भयावह होता है। विद्यालय में इतना कठोर अनुशासन कर देते हैं कि बच्चे हमेशा डरे और सहमे हुए रहते हैं। और कहीं कहीं इतना खुला होता है कि बच्चे कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्लास में है नहीं है। अगर ऐसा वातावरण है तो भी उनके मानसिक स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी वातावरण जो होता है न बहुत कठोर होना चाहिए, न बहुत लचीला होना चाहिए। एक सामान्य वातावरण होना चाहिए कि बालक बिना किसी भय के, बालक बिना किसी दबाव के वो कक्षा में आ सके, पढ़ सके, खेल सके, कूद सके, अपना शारीरिक और मानसिक विकास करते हुए अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा कर सके। एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम में भी काफ़ी दोष हैं। इस पर अनुसंधान चल भी रहे हैं कि कैसे इनके परीक्षाओं को दोषों को दूर किया जाए। जैसे एक ये है कि परीक्षा प्रणाली में अब अंकों पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है कि जो जितना अधिक अंक पा रहा है वो उतना अधिक योग्य है। तो बच्चे अनुचित साधनों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। और परीक्षा में कभी क्या होता है कि ज़्यादा पाठ्यक्रम की परीक्षा लेते हैं तो बच्चे दबाव महसूस करते हैं, कितना बड़ा कोर्स कैसे हो पाएगा। कभी क्या होता है कि बहुत हल्का फुल्का एक यूनिट की परीक्षा होती है जिसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। तो ये वहाँ पे निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा योग्य है, कौन सा नहीं है। देखिए अभी इसी साल के परीक्षा परिणामों में 600 में से 600, 500 में से 500, ये क्या है? ये परीक्षा प्रणाली का दोष है, बच्चों का दोष नहीं है। ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि किसी विषय विशेष में व्यक्ति अगर 100 में से 100 अंक प्राप्त करता है तो ये माना जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस बच्चे ने उस पूरी परीक्षा में कहीं भी एक लाइन की कोई गलती ना किया हो। क्योंकि देखिए एक बहुत ही क्लियर बात ये कि देखिए मानवीय भूल या मानवीय त्रुटि वो सबसे होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती कर देता है। तो शैक्षिक जीवन में भी ऐसा होता है, कहीं ना कहीं प्रश्नों को प्रस्तुत करते समय हम उनका क्रम ही भूल जाते हैं कि कौन सी चीज़ें पहले होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें बाद में होनी चाहिए। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, 6 पेपर जब व्यक्ति दे रहा है कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूल करेगा। जब भूल करेगा तो 1-2 नंबर उसके तो कम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। तो ये चीज़ें अब ऐसे बच्चे जो कम अंक प्राप्त किए हैं वो अपने आप को क्या महसूस करेंगे? अपने आप को इन्फीरियर महसूस करेंगे कि मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं है, मैं बेकार हूँ। वो अपने आप को हीन महसूस करने लगेंगे और उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। ठीक। अब अगला आता है अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ। हमारे टीचिंग मेथड्स भी बहुत ऐसे हैं कि जो अनुपयुक्त हैं, सही नहीं हैं। रटन प्रणाली को जोर देते हैं, रटने पर, याद करने पर ज़्यादा जोर देते हैं, उनकी मेमोरी पे ज़्यादा जोर देते हैं। इससे भी बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जो सीखने की विधियाँ होनी चाहिए वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, आनंददायक होनी चाहिए, ताकि बच्चे मज़े लेकर के उससे पढ़ें और सीखें। फिर शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव। तो देखिए दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि अगर विद्यालय में जो शिक्षक है हंसमुख है, बच्चों को प्रमोट करने वाला है, हमेशा उनको मोटिवेट करता रहता है और बच्चों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना करके सबसे समान रूप से व्यवहार, स्नेह व्यवहार करता है, तो बच्चे को भी शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है, वो भी इसी प्रकार से बनने लगता है। लेकिन जब टीचर खुद ही निराश रहता है, बच्चों से निराशापूर्ण बात करता है, उनको हतोत्साहित करता है, पक्षपातपूर्ण रवैया मूल्यांकन में अपनाता है या कक्षा में कोई व्यवहार करता है, तो इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चों में ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, बदले की भावना, अनेक प्रकार की बातें उनके दिमाग में आती हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो बच्चों देखा आपने कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम विद्यालय हो, समाज हो, परिवार हो, कार्यस्थल हो, हम अच्छे से रह पाएंगे, अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे, अपने संवेगों पर नियंत्रण कर पाएंगे, अपने विचारों पर नियंत्रण कर पाएंगे, अपने व्यवहार पर नियंत्रण कर पाएंगे और हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इसमें से कम 2 क्वेश्चन इस परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है,
अब हम कल एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।